ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था वो था KQ/R², इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था। ग्राफ जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म भी था। वेक्टर फॉर्म भी पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे लिखा था कि E इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R², और ये है R कैप। तो अगर इस वेक्टर फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो चार्ज को साइन के साथ प्लेस करेंगे। सिंपल सी चीज़ है कि अगर फोर्स है या फील्ड है, दोनों में अगर वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं तो चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, स्केलर फॉर्म यूज़ करते हैं तो डायरेक्शन खुद से और मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से। आर गैप की डायरेक्शन क्या है? अब जैसे मान लो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चार्ज इज लोकेटेड एट, वही हमारा पुराना पॉइंट 1 2 3, और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 5 6। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ गिवन है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो यूनिट वेक्टर है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R²। तो इसको लिख लेंगे RQ, वेक्टर R डिवाइडेड बाई मॉड R³ है। अब वेक्टर R जो है वो कहाँ से होगा? वो पोजीशन वेक्टर होगा फ्रॉम चार्ज टू दैट पॉइंट। तो अब इसके वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हेड माइनस टेल, तो 3 - 1 4 - 1 3 5 - 2 3। तो इससे इक्वेशन आ जाएगा ये हमारा KQ/R³, और ये हो जाएगा 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। अब मॉड RQ यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3√3 का क्यूब, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 3√3 का क्यूब, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो सेम जो कूलम्स लॉ में फोर्स का वेक्टर इक्वेशन था, वैसे ही हम चार्ज का भी वेक्टर इक्वेशन यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। SI यूनिट बताने की जरूरत है नहीं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज था तो न्यूटन पर कूलम होगी इसकी SI यूनिट। अब एक और है जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि अगर मान लो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस थे, हम इनडायरेक्टली क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई ही कर रहे थे। वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था कि सपोज कि ये स्क्वायर के वर्टेक्स पे बहुत सारे चार्जेस हैं, या वर्टेक्स पे कुछ कुछ चार्जेस हैं, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। तो मान लो सपोज कि Q है, ये -Q है, ये 2Q है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इंडिविजुअल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन के साथ डिनोट करेंगे। पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज एंड अलोंग द लाइन। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका हो जाएगा वेक्टर समेशन। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन SHM में भी पढ़ा है, वेव में भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 प्लस E3। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम के बराबर होगा, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट कई सारे केसेस में थोड़ा सा रिवर्स मेथड से चीजें इजी हो जाती है। अब जैसे मान लो कि एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछूंगा, सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद कि मान लो स्क्वायर के वर्टेक्स पे लाइक चार्जेस हैं, सेम लाइक। अब पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहाँ से अगर देखेंगे, मान लो ये वर्टेक्स की नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2 3 4 है, ये नंबरिंग है 1 2 3 4 है। तो ये 1 जो है इस डायरेक्शन में फील्ड देगा, 2 जो है इस डायरेक्शन में फील्ड देगा, 3 जो है ये 1 का फील्ड है, ये 2 का फील्ड है, ये 3 का फील्ड है इसी लाइन के लॉन्ग, और यहाँ 4 का फील्ड है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। क्यों 0? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर सिमिलर टाइप का सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? 0 होगा। सिमेट्रिकल का मतलब अगर कोई भी रेगुलर शेप है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्यू 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 लाइक चार्जेस लोकेटेड है, तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। अब इस पॉइंट के एप्लीकेशन है कि अब जैसे मान लो कि यहाँ पे रेगुलर पेंटागन गिवन है, एक रेगुलर पेंटागन है, और उस पेंटागन
के 4 वर्टेक्स पे चार्ज है, 5th वाले पे चार्ज एब्सेंट है। सेम लॉजिक हेक्सागन के लिए भी हो सकता है। तो जैसे पेंटागन, ये रेगुलर पेंटागन है और इस पेंटागन के वर्टेक्स पे पॉइंट चार्जेस लोकेटेड हैं। इस पेंटागन के वर्टेक्स पे पॉइंट चार्जेस लोकेटेड हैं। ये क्यू क्यू लाइव चार्जेस हैं, क्यू क्यू, और ये फिफ्थ वर्टेक्स जो है वो वैकेंट है। हमें फाइंड करना है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द पेंटागन। इस पेंटागन के ज्योमेट्रिकल सर सेंटर वो पे सर वो जो एक चार्ज एब्सेंट है उसी के फील्ड के इक्वल होगा सर। हाँ, उसी के फील्ड के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से क्या है कि एक हमारा पॉइंट है कि अगर रेगुलर शेप है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री है और सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस अगर लोकेटेड है, तो इसके वर्टेक्स पे हमेशा क्या होगा, फील्ड 0 होगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज इस पॉइंट पे एब्सेंट है। तो हम इस पॉइंट को यूज करने के लिए, अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे तो कई सारी टेंशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके वजह से कुछ फील्ड होगा, इसके वजह से कुछ फील्ड होगा, ये एंगल वैंगल देखना होगा, उसको रिजॉल्व करना होगा, ऐड करना होगा, 4 वेक्टर को ऐड करना टेंशन का काम है। तो वो रास्ता हम लोग नहीं यूज करेंगे। ऐसे केस में हमें ये सिमेट्री वाला यूज करना है। सिमेट्री क्या है कि हम जानते हैं कि अगर रेगुलर शेप है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे फील्ड 0। अब फील्ड 0 है तो उसको रेगुलर शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 0 को, वैकेंट वाले स्पेस को हम ऐसे जूम करेंगे कि यहाँ पे Q है और माइनस Q है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, कि इस वैकेंट वर्टेक्स पे एक साथ नेट 0 है। तो हम इसको देख सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Q एंड माइनस Q, कि 0 चार्ज का मतलब Q और माइनस Q। अब इस Q वाले को हम एक साथ इसके कंबाइन कर लेंगे, कि अगर ये इसके साथ कंबाइन हो गया तो हमारा ये रेगुलर शेप हो गया। तो इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड वही रिजल्टेंट होगा। इसका फील्ड हम जानते हैं क्या है, इसके वजह से फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दिस केस इज इक्वल टू कि इस पेंटागन के वर्टेक्स पे माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ये हो जाएगा ई, ई और ये है पॉइंट। ठीक है, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर डिस्टेंसेस गिवन होंगे तो उसके हम मैग्नीट्यूड को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है रिलेटिवली जो है वो इजी है। आई बात समझ में? यस सर। सर हाँ सर अगर चार्जेस सेम नहीं होगा तो फिर हमें वो एडिशन करना पड़ेगा ना? हाँ, अगर चार्जेस सेम नहीं होगा तो हमें एडिशन करना होगा। जैसे मान लो कि एक, उसमें भी ये सिमेट्री वाले से थोड़ा सा यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा कैसे उसको सोचोगे, उसको सुपर पोजिशन से ही सोचना है। अब ऐसा मान लो कि ऐसा कोई है, क्यू है, एक आध अगर है, मान लो यहाँ 2Q है, यहाँ पे Q है, या ऐसे -2Q है, -2Q है। तो अब क्या है कि ये हमारे 5 का रिजल्टेंट होगा। बट अगर सिमेट्रिकल होता तो हम कर लेते। तो इस 2Q को क्या देखेंगे, Q + Q, और इसको क्या देखेंगे, Q - 3Q, Q - 3Q। तो यहाँ से ये जो है Q - 3Q। तो अब ये Q वाला कॉम्बिनेशन जो है रिजल्टेंट फील्ड क्या कर देगा, 0। और ये केस क्या हो जाएगा, दिस केस इज इक्वल टू कि ये पेंटागन है और इस पेंटागन के वर्टेक्स पे +Q और -3Q। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2 ही वेक्टर का रिजल्टेंट देखना है, 2 ही वेक्टर का यहाँ पे रिजल्टेंट देखना है। इनका रिजल्टेंट हम देखेंगे। तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा।
अदरवाइज इस सिमेट्री को अगर यूज किया जा रहा है तो हम कहीं पे चार्जेस माइनस हैं तो उसको प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में, जीरो है तो प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में देख के, सो दैट कि ज्यादातर चार्जेस सिमेट्री फॉर्म करके जीरो दे दें, तो फिर एक दो चार्ज की वजह से हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बता दें। आई बात समझ में? सर हाँ सर आपने उधर एक ही जगह पे चार्ज नहीं दिया, अगर दो जगह पे नहीं होगा तो? हाँ, दो जगह पे चार्जेस नहीं हुए तो फिर बोल रहा हूँ वही चीज, अगर दो पॉइंट पे चार्जेस मिसिंग है तो फिर हमें दोनों पे एज्यूम करके फाइंड करना होगा। जैसे मान लो ये 3 है, 3 है, यहाँ पे केवल 2 पे मिसिंग है, तो फिर यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू लेंगे, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू लेंगे, और उसमें रिजल्टेंट देखेंगे तो ये सारे प्लस क्यू वाले जो है वो तो कैंसिल आउट कर जाएंगे, और प्लस क्यू वाले कैंसिल आउट कर जाएंगे, और यहाँ पे जो है माइनस क्यू वाला रहेगा। तो पहले अगर सुपरपोजिशन यूज करते तो ये सोचो तो ये 3 का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। बाद में जो है अगर हम फाइंड करेंगे सुपरपोजिशन अप्लाई करने के बाद तो 2 का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ये जो है ये सारे मिलके 0 हो जाएंगे, और अभी क्या आएगा, दिस केस इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे मिसिंग है तो दो पॉइंट पे जो है माइनस क्यू हो जाएगा। ये आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर इस सिमेट्री को यूज करना होगा तो जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज फिर हमें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने से पहले थोड़ा सा सिमेट्री को देखना होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो नेक्स्ट सेक्शन थोड़ा मैथमेटिकल है, और मतलब इससे ज्यादा मैथमेटिकल, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमा ऑफ द मैथमेटिक्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ज़्यादा कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये हम मैथमेटिकल डिराइव कर रहे हैं, मैथमेटिकल डिराइव कर रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना है। इसमें से सारा डेरिवेशन आएगा नहीं, ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी एप्लीकेबल है। तो ये चैप्टर के जितना ये मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं वो सारे जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी इक्वली एप्लीकेबल है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी हम डिराइव करेंगे ये सारे बोर्ड में नहीं है, ऐसा डेरिवेशन नहीं आएगा। तो इसका रिजल्ट याद रखोगे तो अच्छी बात है, बट बेसिक स्पेशली जो जेई वेई में है इस टाइप के कुछ वेरिएशन करके आ सकता है। तो सबसे पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, फाइनाइट लाइन चार्ज, पहले फाइनाइट ले लेंगे फिर उसमें इनफाइनाइट। तो पहला ये फाइनाइट लाइन चार्ज, इसके कन्वेंशन को देखना है कि हम एंगल कैसे कंसीडर कर रहे हैं, इसके कन्वेंशन को देखना है। ये है फाइनाइट लाइन चार्ज, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ले लेते हैं, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है पॉइंट P, ये जो है मैक्सिमम एंगल सबटेंड कर रहा है इस एंड पे, अपर एंड का एंगल है ये θ1, ये लोअर एंड का एंगल है θ2, θ1 एंड θ2। अब इस फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से हमें बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है कि डायरेक्ट लिख लें, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा। ये क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब इसका कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि थीटा वेरिएबल है, तो यहाँ से हम ये ले लेंगे कि थीटा एंगुलर पोजीशन पे डी थीटा विड्थ का ये एक एलिमेंट है, इसकी जो है एंगुलर विड्थ डी थीटा थीटा पे लोकेटेड है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए इसको एक बार और ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये है यहाँ से, ये हमारा एलिमेंट जनरल किसी पोजीशन थीटा पे है, और इसकी डिस्टेंस ये मिड पॉइंट से है x।
अब फर्दर हम dx एलिमेंट लिए यहाँ से dx, इस dx में कितना चार्ज हो जाएगा dq, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। अब इस dq के वजह से ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, एलिमेंट की डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है r। तो ये dq जो है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे देगा, तो ये हम लिख लेंगे dE। इस dE का मैग्नीट्यूड, dE का मैग्नीट्यूड हो जाएगा k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, r स्क्वायर। अब अगर सारे एलिमेंट्स के डी को देखोगे तो क्या सारे डी जो है सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे, सारे डी जो है सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे। अगर हम ये x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सबके वजह से चेंज होती रहेगी। अगर एलिमेंट यहाँ पे होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन के लॉन्ग होगी, ये एलिमेंट यहाँ लोकेटेड होगा तो ये है इस लाइन के लॉन्ग होगी। मतलब इस डी वेक्टर की डायरेक्शन वेरिएबल है। तो डी वेक्टर की डायरेक्शन वेरिएबल है, तो इसको हमें ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे। कि अगर कई सारे वेक्टर्स हमें ऐड करने होते थे डिफरेंट डायरेक्शन में, तो क्या करते थे, उनके कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट के एक साथ, वाई कंपोनेंट के एक साथ ऐड करते थे। तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, डी कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। तो इसमें मान लो डी कॉस थीटा को हम जो, तो ये क्या देगा, जो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Ex इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा और y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? एलिमेंट लिया, नो सर। फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोन है, x डिस्टेंस लिया, dx चार्ज लिया, लैम्डा dx dq हुआ, dE हुआ, dE को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी sin थीटा। अब फिर बाकी सारी चीजें जो है वो मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a। जिनका मान लो मैथ नहीं है वो सिंपल बस एक ये मेथड याद रख लेंगे, यही एप्लीकेबल है हर जगह। tan थीटा यहाँ पे ले लिया x बाई a। क्यों ऐसा लेना है, क्योंकि यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे d में देखोगे तो d में जो है x भी है और थीटा भी है, दोनों वेरिएबल है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और उस कन्वर्जन के लिए ये हम यूज कर रहे हैं। तो जो x होगा, x इज इक्वल टू a tan थीटा, x is equal to a tan theta, dx is equal to a sec square theta d theta, in dx is equal to a sec square theta d theta। तब यहाँ से इसको पुट करेंगे, पहले एक को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से ex के लिए d cos थीटा, d cos थीटा को पुट किया तो ये क्या हो जाएगा k dq, ये है k, ये है dq, लैम्डा dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज व्हाट, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू इसको पुट करते हैं यहाँ पे, हाँ ये डी ई साइन थीटा डी ई कॉस थीटा। तो ई एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई है के डी क्यू, वो हो जाएगा लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और cos थीटा है DE cos थीटा, EX इज इक्वल टू DE cos थीटा, तो दिस इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है, dx भी वेरिएबल है, dx की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करेंगे, dx की वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे, तो dx को यहाँ पे पुट किया तो वो हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा, और x की वैल्यू को भी यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये k लैम्डा cos थीटा इंटू लैम्डा इंटू dx, dx इज व्हाट a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा, ए कैंसिल आउट होगा, और ये इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा। तो सिमिलरली ये y भी क्या होगा, y भी ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, ये जो रिड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, हाँ, और ये रिड्यूस हो जाएगा के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। बाकी सारी बात जो है बस इंटीग्रेशन की लिमिट वाली हो गई, और कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो अगर लिमिट्स देखेंगे तो लिमिट क्या होगा, थीटा 1 से थीटा 2, जो वायर है वायर माइनस थीटा 2 में, हाँ माइनस से कि यहाँ से माइनस थीटा 2 तो थीटा 1, ये जो है थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो यहाँ से हम मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी जो EX होगा, EX इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट पुट करेंगे तो के लैम्डा बाई ए भी है, के लैम्डा बाई ए, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई ए साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट पुट करेंगे साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 2, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलर इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे y के लिए, तो y के लिए जो इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी वो हो जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन y के लिए, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बस इसमें कन्वेंशन, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये है एंगल थीटा 1 थीटा 2, ये तीन वेरिएबल्स हैं। तो ये जैसे ये वायर है तो इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a, और टॉप वाले एंड से जो एंगल था थीटा 1 है और ये है थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज रिलेट करो कि जैसे मान लो ये वायर है और पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे केस में तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, वायर से, तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वायर इतना ही है सिर्फ, ये थोड़ा कर देंगे। हाँ ये क्वेश्चन आएगा किसमें, AITS में, वायर इतना ही है तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मान लो ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, 30 से 60, थीटा 1 की वैल्यू 60 डिग्री कंपेयर करके हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो थीटा 1 क्या होता था, टॉप एंड का एंगल, तो टॉप एंड का एंगल यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू -30। सर ये तो नीचे नहीं है ना सर, ये कैसे मान, थीटा 2 हमारा रिजल्ट आ रहा है, अगर देखो तो हाँ सर समझा। यहाँ से थीटा 1 लिया है और ये थीटा 2 है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ठीक है। तो आंसर आ रहा है ये, मतलब हमारा अभी हम पुट करेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ 30 से 60 करेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो मतलब थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30। तो अगर वायर एक ही साइड होगा तो उसमें दूसरे एंगल को नेगेटिव से कर देंगे, ठीक है, तो नेगेटिव से वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर 30 और 60 लिखोगे तो 30 और 60 का मतलब इस फॉर्मूले को ये समझ में आएगा
कि ये 30 है, ये 60, ठीक है। अगर वायर एक साइड होगा तो हम इसमें वैल्यू पुट करने से पहले ये मॉडिफाई करेंगे। ये समझ पाए? तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस। हाँ बताओ। तो लिमिट तो कैसे लिए? लिमिट कैसे लिए? लिमिट जैसे ये वायर इंटीग्रेशन जो था, इंटीग्रेशन में ये था ना, ये था ऐसे थीटा 1, ऐसे थीटा 1 और ऐसे था थीटा 2। तो लिमिट में इंटीग्रेट करने के लिए थीटा हमने ऐसे लिया था। तो इसको बताने के लिए, इंटीग्रेशन को ये समझाने के लिए कि टोटल वायर कवर करना है, तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। मतलब किधर जाना है? माइनस थीटा 2 डायरेक्शन के लिए माइनस, और कितना एंगल? थीटा 2 से लेके थीटा 1। आई बात समझ में? इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा। सिमिलरली वाई कंपोनेंट के लिए भी इंटीग्रेट करेंगे। सर वो कार्टेशियन प्लेन में जो कन्वेंशन रहता है कि एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेंगे और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, वो करने से चलेगा? हाँ वो करने से भी चलेगा, वो करने से भी आंसर जो है सेम आएगा, क्योंकि अगर तुम इसको मान लो एंटी क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव लोगे तो यहाँ पे फिर वो पुट करना पड़ेगा थीटा 2 हाँ सर, बस थीटा 2 जगह से चेंज माइनस हुआ है। थीटा 1। हाँ हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। तब इसमें स्पेशल केस है कुछ। ये हो गया फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ के लिए। ऐसा ही जो है सेम डेरिवेशन डिटो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है, जिसमें कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। सेम अप्रोच, बस वहां पे करंट की जगह पे चार्ज है। तो इसको समझ लोगे तो तुम्हारे 2 डेरिवेशंस हो जाएंगे। अब इसका स्पेशल केस है जो कि मोस्टली आएगा, वो स्पेशल केस है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब क्या है कि ये वायर है, ये वायर इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, ये है पॉइंट पी, ये इनफाइनाइट तक जाएगा और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री और अप्रोक्सीमेट। थीटा 2 भी 90 डिग्री। तो अगर इसमें पुट कर दोगे तो ई एक्स इज इक्वल टू वॉट? ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 पाई बाई 2 प्लस साइन थीटा 2 पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 1 2 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई ए एक्स, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और y कंपोनेंट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या है? 0 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0। तो ई वाई जो है वो हो जाएगा 0। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर अगर देखेंगे तो सेमी इनफाइनाइट वायर में मतलब वायर के इनफाइनाइट वायर के एंड पे, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है वायर के एंड पे। तो अगर ये हो जाएगा लैम्डा 1, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये नेक्स्ट डेरिवेशन आ गया। सेमी इनफाइनाइट वायर, तो सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब इनफाइनाइट वायर ही है, उस इनफाइनाइट, ये एंड इनफाइनाइट है, हमें फाइंड करना है इस एंड पे, पी पे, ये जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा 2 इज इक्वल टू 0, कि दूसरे साइड में कोई वायर नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x भी हो जाएगा के लैम्डा बाई ए, साइन थीटा 1 पुट करेंगे, साइन थीटा 2 पुट करेंगे, तो ये जाए x भी आ जाएगा के लैम्डा बाई ए, और y कंपोनेंट भी होगा के लैम्डा बाई ए। तो ये हो जाएगा x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से ऐसे सोच सकते हो कि इस हाफ का अपर हाफ का x और y, और फिर ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर, किसी एक इनफाइनाइट वायर को हम 2 सेमी इनफाइनाइट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके वजह से भी क्या हो जाएगा? इधर और इधर, तो जब दोनों हम ऐड कर रहे हैं, इनफाइनाइट वायर बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है?
ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है और ये वाला कंपोनेंट जो है वो ऐड हो रहा है, ये और ये दोनों ऐड होकर रिजल्ट क्या आ रहा है 2k लैम्डा बाई ए, जो कि पहले आया था अभी 2k लैम्डा बाई ए। तो इसको रट लेना है बिल्कुल, इनफाइनाइट वायर की वजह से 2k लैम्डा बाई ए और फाइनाइट वायर की वजह से k लैम्डा बाई एक्स कंपोनेंट, k लैम्डा बाई वाई कंपोनेंट। अगर इक्विवेलेंट देखोगे तो वो हो जाएगा √2k लैम्डा बाई √2k लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो यस सर। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ये तो हुआ फाइनाइट वायर और सर्कुलर आर्क। नेक्स्ट है सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क में एलिमेंट लेना बताया होगा कि किसी भी सर्किल में जो हम एलिमेंट लेते हैं वो लेते हैं थीटा डी थीटा में, थीटा और डी थीटा ऐसे सर्कुलर में आर डी थीटा होती है। तो जैसे मान लो कि ये है, ये सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क जो है पॉजिटिवली चार्ज है और इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इसका टोटल एंगल जो है वो है 2 थीटा नॉट। इसका जो टोटल एंगल है वो रेडियन में 2 थीटा नॉट, 2 थीटा नॉट, 2 थीटा नॉट हमने लिया है। तो इसके एंगल बाइसेक्टर पे अगर हम देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर पे मतलब इधर भी थीटा नॉट है और इस डायरेक्शन में भी थीटा नॉट है। तो इस एंगल बाइसेक्टर से थीटा पे हम लेंगे डी थीटा एंगुलर विड्थ का, ये डी थीटा एंगुलर विड्थ का। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी आर इंटू आर डी थीटा। आर डी थीटा। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा और ये चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इसके सेंटर पे, वो हो जाएगा डीई और डीई की वैल्यू हो जाएगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से इनको सारे वेक्टर को ऐड करना है, सारे एलिमेंट सारे वेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो हम कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे। ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। अब यहाँ पे हम सिमेट्री अप्लाई करेंगे कि जैसे थीटा पे ये एलिमेंट लोकेटेड है वैसा ही थीटा पे एक इधर भी एलिमेंट लोकेटेड है, वो भी सेम टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और उसके भी सेम एक्स कंपोनेंट होंगे और सेम वाई कंपोनेंट होंगे। तो ये जो दोनों कंपोनेंट डी साइन थीटा वाले हैं वो सिमेट्री से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐड क्या होगा, ऐड क्या होगा डी कॉस थीटा। तो हमें जो ई नेट मिलेगा दैट ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब डी की वैल्यू को पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डी की वैल्यू हो जाएगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो इसको पुट किया, डी कॉस थीटा को पुट किया, ये है डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और डी क्यू हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से देखा है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा नॉट से प्लस ऑफ थीटा नॉट। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, लिमिट पुट करेंगे, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा लिमिट पुट करेंगे टू साइन थीटा नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई आर। किस डायरेक्शन में, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग सिमेट्री से। क्योंकि मान लो कि अगर 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री का ये आर्क है, तो 30 डिग्री के आर्क में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, 15 डिग्री पे होगी, यहाँ से 15 पे। 60 डिग्री का आर्क है तो 30 पे होगी। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा नॉट जो ये थीटा नॉट है, थीटा नॉट क्या है, हाफ एंगल है और वो भी रेडियन में। जैसे 60 डिग्री है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम 30 डिग्री, तो 2k लैम्डा साइन थीटा नॉट बाई आर। तो ये दो रिजल्ट बिल्कुल याद रख लेना है, सर्कुलर आर्क और फाइनाइट वायर, ये दो रिजल्ट। उसमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आर तो रेडियस है, थीटा नॉट देखना है। क्योंकि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो वो इन्हीं दोनों को कंबाइन करके बनेगा, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके बनेगा सर्कुलर आर्क। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस अगर देखोगे यहाँ पे तो लिया हुआ है क्वार्टर पोर्शन ऑफ सर्किल। तो क्वार्टर पोर्शन ऑफ सर्किल के लिए थीटा नॉट हो जाएगा 45, तो यहाँ से आ जाएगा 45 पुट करेंगे तो √2, ये आ जाएगा 90 डिग्री पुट करेंगे
तो यहाँ से ये एंगल आ जाएगा। क्वार्टर पोर्शन के लिए यहाँ से ये क्वार्टर पोर्शन है, इसके लिए जो है थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 पुट करेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 k लैम्डा बाई r। सेमी सर्किल के लिए 2 थीटा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 डिग्री 180 डिग्री, तो थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 2 k लैम्डा बाई r। ये जो है इनफाइनाइट वायर के जैसा ही है, इनफाइनाइट वायर 2 k लैम्डा बाई r। और कंप्लीट सर्किल होगा तो कंप्लीट सर्किल पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ज्योमेट्रिकल सेंटर पे 0 होता है, अभी देखा था कि अगर सिमेट्रिकल टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि वो स्ट्रेट और फाइनाइट सेगमेंट को कंबाइन करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए होगा। जैसे कि ये सब ये है, तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, ये कंप्लीट तो होगा नहीं, क्लास एंड हो जाएगी, तो एक बार बता दे रहा हूँ। इस ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, या तो ऑब्जेक्टिव्स देखोगे या एसी वर्मा देखोगे। ये एक सेमी सर्किल और एक ये, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से हम इसमें कितने सेगमेंट, सेमी इनफाइनाइट वायर एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है और थर्ड सेगमेंट ये है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो वेक्टर वाइज ऐड कर देंगे कि ये पॉइंट अगर P है तो सेगमेंट 1